वेलकम टू स्टडी फंडा। माइसेल्फ साहिब। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर 2 के लिए काफी रेलेवेंट है। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है डाटा लोकलाइजेशन, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिजर्वेशन। ओके, ये दोनों के दोनों जो टॉपिक है काफी टाइम से न्यूज में है, तो चलिए इनको हम डिस्कस करते हैं। एंड लास्ट में मैं क्या करूंगा, लास्ट में ना मैंने कुछ दो एडिटोरियल है, एक तो डाटा लोकलाइजेशन से रिलेटेड है और एक रिजर्वेशन से रिलेटेड है। मैंने उनको अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, और जहाँ पे जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लिखी हुई है कि आप किस चीज को क्या वे फॉरवर्ड यूज कर सकते हो, किस चीज को आप इंट्रो यूज कर सकते हो, कौन सा फैक्ट आप कहाँ पे यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है डाटा लोकलाइजेशन। अब डाटा लोकलाइजेशन की बात सबसे पहले की किसने थी, पहले ये समझ लेते हैं। एक्चुअली एक कमिटी बिठाई गई थी जिसका नाम था BN श्री कृष्णा कमिटी। ओके, इन्होंने फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया था कि ना जो डाटा लोकलाइजेशन है उसकी पॉलिसी होनी चाहिए। ओके, डाटा लोकलाइजेशन की पॉलिसी होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट ने इनकी रिकमेंडेशन पे एक बिल लेके आए। ठीक है, एक बिल लेके आए, डाटा प्रोटेक्शन बिल। लेकिन अब तक वो पास नहीं हुआ था, अब रिसेंटली उसको विड्रॉ भी कर लिया गया है। ओके, तो दैट्स व्हाई डाटा लोकलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। अब ना आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ एग्जैक्टली डाटा लोकलाइजेशन का मतलब है क्या। एक बार आप डेफिनेशन पढ़ लो कि डाटा लोकलाइजेशन इज स्टोरिंग क्रिटिकल एज वेल एज नॉन क्रिटिकल डाटा विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। ये जो विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द कंट्री है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब समझते हैं डाटा लोकलाइजेशन है क्या। एक्चुअली लेट्स से ये इंडिविजुअल्स है, ठीक है, ये काफी सारे इंडिविजुअल्स है, इनका जो डाटा था बिल में, जो बात पहले बिल आया था उसमें इसको बोला गया था डाटा प्रिंसिपल। क्या बोला गया था? डाटा प्रिंसिपल। ओके, अब हम फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फेसबुक पे, ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे एक अकाउंट बनाया। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली, पूछता है वो आप लोगों से अपनी इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछता है? वो पूछता है आपका नाम क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है नहीं, और आपका एड्रेस, समथिंग लाइक दैट। अगर आप फेसबुक पे एड्रेस वो फेसबुक पे आईडी बना रहे हो तो डाल सकते हो ना, ऐसी ऐसी चीजें। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और इवन फेसबुक में शायद पहले ये भी था कि आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी पूछते थे। ठीक है, कि आपको किस किस चीज में इंटरेस्ट है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ओवरऑल ये कर क्या रहे हैं, ये आप लोगों से आपका डेटा ले रहे हैं। क्लियर है? और जो कंपनी डाटा को कलेक्ट करी है बिल में, पहले उसे क्या बोला गया था? डाटा फिडुशियरी। क्या बोला गया था? डाटा फिडुशियरी। अब ये क्या करते थे? ये डाटा को कलेक्ट करते थे, स्टोर करते थे, और इस डाटा को यूज करते थे एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसी भी इनकी रिक्वायरमेंट थी उस तरीके से डाटा को यूज करते थे। अब फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इन लोगों के पास दो ऑप्शन है। ठीक है, क्या ऑप्शन है सर? इन लोगों के पास दो ऑप्शन ये है, या तो ये डाटा को स्टोर कर ले इंडिया में ही, ठीक है, इंडिया में ही, या ये डाटा को आगे ट्रांसफर कर दे अपनी दूसरी कंट्री में, फॉर एग्जांपल यूएसए में। ठीक है, तो यूएसए में ट्रांसफर करेगा, इसको बोलेंगे डाटा ट्रांसफर। अगर इन्होंने डाटा इंडिया में ही स्टोर कर लिया, इंडिया की इंडिया की ही टेरिटोरियल बाउंड्री में स्टोर कर लिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाटा लोकलाइजेशन। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डाटा लोकलाइजेशन है क्या। और क्या हम अभी डाटा लोकलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हमारे कौन से एक्ट से दिखता है ये? अगर आप लोगों को एग्जाम में यूज करना हो ना, तो आप ये एग्जांपल यूज कर सकते हैं। कौन सा एग्जांपल सर? चलो मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। देखो ये वाले एग्जांपल, हमारी जो डाटा लोकलाइजेशन की पॉलिसी है ना, इंडिया की भी पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट होती है। देखो, जस्ट 1 मिनट, ये व्हाइट पेन है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, देखो, अभी रिसेंटली हमने ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसीज निकाला था। ठीक है, जो ई कॉमर्स पॉलिसीज है उनका एक ड्राफ्ट निकाला था। उसमें हमने क्या बोला था? गवर्नमेंट ने उसने बोला कि फ्लिपकार्ट है या अमेजन है, उनको जो डाटा लोकलाइजेशन के जो नॉर्म है ना, उनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो डाटा लोकलाइजेशन के जो नॉर्म्स है उनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, और ये कंपलसरी कर दिया था। और क्या है सर? और ये है आरबीआई ने ये मैंडेट दिया था, मतलब आरबीआई ने ऑर्डर दिया था, जितने भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, लाइक मास्टर कार्ड हो गया, वीजा हो गया, उनको ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि जितना भी पेमेंट से रिलेटेड डाटा है ना, वो आपको विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया ही स्टोर करना पड़ेगा। मतलब कि आप उसको बाहर स्टोर नहीं कर सकते। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इंडिया की जो डाटा लोकलाइजेशन की क्या इंडिया सच में डाटा लोकलाइजेशन की साइड जा रहा है या नहीं जा रहा? यस, जा रहा है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ई ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी का, जहाँ पे अमेजोन फ्लिपकार्ट को डाटा लोकलाइजेशन के नॉर्म से कंप्लाई करना पड़ेगा, जितनी भी ई कॉमर्स है ना, ई कॉमर्स साइट्स है। ठीक है, ओके। और आरबीआई ने मैंडेट किया था जितने भी ये पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स है, जैसे मास्टर कार्ड हो गया, वीजा हो गया, जितना भी पेमेंट से रिलेटेड डाटा है वो सारे इंडिया के अंदर स्टोर होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े अब।
अब ना सब हम जानते हैं कि हम लोगों ने देख लिया कि भाई डाटा लोकलाइजेशन का मतलब क्या है। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि डाटा लोकलाइजेशन इंडिया में क्या-क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। क्या अब हम लोग ये देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डाटा लोकलाइजेशन की। देखो, डाटा इज़ न्यू ऑयल। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हम डाटा की वैल्यूएशन करेंगे ना, मतलब जितनी भी कंपनी होगी, एप्पल होगी, अमेज़न होगी, फ्लिपकार्ट होगी, फेसबुक होगी, ट्विटर होगी, व्हाट्सएप होगी, जितना ये प्रॉफिट कमाते हैं ना, मतलब अगर ओवरऑल इनकी वैल्यूएशन करोगे ना, तो ये $800 बिलियन के करीब जाती है, जो कि एक ऑयल से भी कहीं ज़्यादा है। ओके? मतलब काफ़ी हो जाते हैं $800 बिलियन। ओके, नेक्स्ट, टारगेटेड एडवर्टाइज़मेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने लेट्स से फेसबुक पे लाइक फ्लिपकार्ट पे सर्च किया कि आपको कोई वॉच लेनी है। अब ना क्या होगा ना, उसके बाद ना आपको जितनी भी एडवर्टाइज़मेंट है सारी वॉच की दिखने लगेगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली उन्होंने क्या किया, वो आपके बिहेवियर को एक तरह से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आपके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके उसके बाद आपको एक तरह से टारगेट कर रहे हैं और सिर्फ़ वही एडवर्टाइज़मेंट दिखा रहे हैं। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक दिन मैं और मेरा दोस्त आपस में बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। लाइक हमें कहीं पे जाने की प्लानिंग कर रहे थे, ओके? हम उस जगह के नाम की प्लानिंग कर ही रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ मेरे फ़ोन पे सारी की सारी एडवर्टाइज़मेंट वहीं की आ रही है, ठीक है? वहीं के होटल्स आ रहे हैं, वहीं के ये आते हैं कि कौन-सी बस जा रही है, कौन-सी नहीं, सारी एडवर्टाइज़मेंट वही आने लगी। आर यू गेटिंग इट? ठीक है? तो कहीं न कहीं आपके डाटा को ऑब्वियस सी बात है ना, कहीं न कहीं आपको वॉच किया जा रहा है। ठीक है? और वो डाटा लेने के बाद आपकी जो डिसीजंस मेकिंग है उसको भी इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? ओके, नेक्स्ट, प्राइवेसी ऑफ डाटा। ऑब्वियस सी बात है, राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है? एक तरह से अगर आपको मतलब लोगों की प्राइवेसी को सिक्योर करना है तो उनके डाटा को भी सिक्योर करना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी किससे है? तुम्हारे डाटा से। तुम्हारी आइडेंटिटी किससे है? तुम्हारे डाटा से। नेक्स्ट, डाटा फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। देखो यार, डाटा ना काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट को कोई स्कीम बनानी है, ठीक है? गवर्नमेंट को कोई स्कीम बनानी है, अब गवर्नमेंट के पास फिगर ही नहीं है, कोई डाटा ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसे कैसे बना पाएगी? आर यू गेटिंग इट? उनके पास कोई प्रॉपर डाटा भी तो होना चाहिए ना भाई, कि हमको जिनको टारगेट करना है उसमें से इतने लोग अंडर रिप्रेजेंटेड है, इतने वो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमने एससी पॉपुलेशन को ही रिज़र्वेशन दे रखा है, हम लोगों ने भाई उस तरह का रिज़र्वेशन जो एससी पॉपुलेशन को है, तो हम लोगों ने जनरल कैंडिडेट को क्यों नहीं दिया? कुछ डाटा होगा ना हमारे पास कि ये लोग ज़्यादा बैकवर्ड है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है? नेक्स्ट, पॉलिसी मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। डिजिटल इकोनॉमी, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग डिजिटल इकोनॉमी में हो, तो डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि हर कोई अगर आप ऑन द एक साइड आप डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हो कि ऑनलाइन पेमेंट करे और ये करे, वो करे, ठीक है? ऑन द अदर हैंड क्या होता है, आपका खुद का डाटा सिक्योर नहीं है, मतलब आपका डाटा सिक्योर नहीं है और ऊपर से ऑनलाइन पेमेंट को प्रमोट कर रहे हो। तो थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है ये इसमें। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर आपको डिजिटल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है, तो डाटा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। पॉलिसी मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, डाटा इज़ न्यू ऑयल, ये सब, ठीक है? चलिए आगे बढ़े? नाउ, ये हम लोगों ने समझ लिया था। अब इसके बाद ना मैं डाटा 3 टाइप ऑफ डाटा, एक तो होता है पर्सनल डाटा आप लोगों का। पर्सनल डाटा में क्या आ जाता है, जैसे नाम आ गया, एड्रेस आ गया, इसको ना एक्चुअली जो बिल आया था उसमें ये बोला गया था इसको कहीं पे भी स्टोर किया जा सकता है। ठीक है? एक बात समझ लो, ये होते क्या है, एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन आए आप उस तरह से मोल्ड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अ, दूसरे टाइप का जो डाटा था वो था सेंसिटिव पर्सनल डाटा। अब इसमें क्या था, इसमें तुम्हारा वो डाटा फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारी हेल्थ से रिलेटेड, तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है, तुम्हारी कास्ट से रिलेटेड, तुम्हारे जेंडर से रिलेटेड, ठीक है? या तुम्हारे फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, वो सारे के सारे डाटा है इसमें। अब इसको स्टोर और प्रोसेस किया जाएगा इंडिया में ही, लेकिन क्या इसको आउटसाइड इंडिया स्टोर कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन परमिशन चाहिए होगी सर। किसकी परमिशन सर? एक तो उस इंडिविजुअल की जिसके आप डाटा स्टोर कर रहे हो बाहर, और एक उस अथॉरिटी की जो एक स्पेशल बनाई जाएगी। ठीक है? ओके। नाउ नेक्स्ट है क्रिटिकल पर्सनल डाटा। ये हमारी मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी वाला जो डाटा है, इसको ऑब्वियस सी बात है सिर्फ़ इंडिया में ही स्टोर किया जाएगा, ताकि हम अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन कर सकें। सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन कर सकें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है नॉन पर्सनल डाटा। ये भाई साहब तुम चाहो या ना चाहो गवर्नमेंट ले ही लेगी। कहाँ से? डाटा फिडुशियरी से। जो डाटा फिडुशियरी कंपनीज़ है ना, फॉर एग्जांपल फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, जितनी भी ये कंपनीज़ हैं उनसे ले ही लेगी। और इनको यूज़ किया, फॉर एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ट्रैफिक पार्टनर हो गया, मतलब आप लोगों को जीपीएस के थ्रू पता लग जाता है यहाँ पे ट्रैफिक है। कैसे पता लग जाता है? गवर्नमेंट ने कुछ डाटा तो कलेक्ट किया हुआ ना, ऑब्वियस सी बात है। डेमोग्राफिक डाटा, ठीक है? कि हमारे यहाँ पे भाई साहब 18 से लेके 30 साल की जो ये ब्रैकेट है, एज ब्रैकेट है, इसमें कितनी पॉपुलेशन फ़ॉल करती है, ठीक है? ओके, इस तरह के डाटा। आगे बढ़े? चलो। अब कुछ एडवांटेज देख लेते हैं और कुछ इश्यूज़ देख लेते हैं कि डाटा से रिलेटेड, मतलब क्या एडवांटेज क्या है डाटा लोकलाइज़ेशन के, और इश्यूज़ क्या है डाटा लोकलाइज़ेशन में। पहला जो एडवांटेज है, डाटा सोनिटी।
ठीक है? अगर हमें मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, अगर हमारा डाटा सिक्योर रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा कंट्री की सोवरेनिटी के लिए। नेक्स्ट है साइबर अटैक। अगर हम लोगों को साइबर अटैक को प्रिवेंट करना है ना, तो सबसे पहली बात ये है कि हमें अपना डाटा जो है ना इंडिया की बाउंड्री में ही स्टोर करना पड़ेगा। क्योंकि ना ऑब्वियस सी बात है, साइबर अटैक जनरली ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि डाटा की वजह से। समझ रहे हो? ठीक है? मतलब कि आप इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, अगर आप लोगों के पास डाटा ही नहीं होगा तो आप लोग टारगेट किसको करोगे? ठीक है? जैसे ना एक सीरीज़ आई थी, मैं उस सीरीज़ का नाम सीरीज़ आई थी जमतारा। जमतारा सीरीज़ आई थी, वो क्या करते थे, वो नोएडा में कोई एक कंपनी थी, वो वहाँ पे कोई बैंक होगा, उस बैंक से उन जमतारा मतलब कोई बंदा होगा यहाँ से, उससे डिटेल निकलवाते थे। अब इन लोगों के पास वो डाटा आया, समझ रहे हो? डाटा आया तभी वो फ्रॉड वगैरह के केसेज़ हुए थे। अगर इन लोगों के पास डाटा ही नहीं होता, जो जमतारा के लोग थे, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होता। समझ रहे हो? जो बैंकिंग फ्रॉड्स है वो नहीं हो पाते हैं, उन लोगों के पास पर्टिकुलर कोई डाटा था। क्लियर है? ओके। और डाटा ब्रीच जैसे पेगासस हो गया एंड ऑल दैट, इनको प्रिवेंट करने के लिए भी हम लोग को अपना डाटा लोकली स्टोर करना पड़ेगा। साइबर अटैक में ना अभी रिसेंटली एम्स का चला हुआ, एम्स का जो वो है ना सिस्टम है, वो हैक किया हुआ है। आई थिंक इट्स बीन मोर देन 1 वीक, ठीक है? और सारा का सारा जितना भी काम है ना, सारा मैनुअल हो रहा है। ओके, ये काफ़ी सीरियस इश्यू है। नेक्स्ट है फेक न्यूज़। अब ना डाटा लोकलाइज़ेशन में के थ्रू हम फेक न्यूज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक ना जब ये बिल आया था ना, उसमें एक प्रोविज़न था कि भाई जितने भी ये सोशल मीडिया साइट्स है ना, इन पे ना वेरिफ़िकेशन करवानी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है? इन पे वेरिफ़िकेशन करवानी पड़ेगी। अब जब आप लोग, कोई भी बंदा है ना, फेक न्यूज़ को स्प्रेड कैसे करता है? एनोनिमिटी मेंटेन करके। मतलब कि कोई उसको पकड़ ही नहीं पाएगा, इसीलिए वो शायद फेक न्यूज़ को स्प्रेड कर देता है। अगर मैं आप मतलब आप लोगों को ये श्योरिटी हो जाए, यार आपका आधार कार्ड लिंक है या बहुत सारी चीज़ें वो है सोशल मीडिया से, ठीक है? मतलब आपकी पहचान ली जा सकती है आसानी से, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग फेक न्यूज़ को प्रोपेगेट नहीं करोगे। समझ रहे हो? नेक्स्ट है इम्प्रूव टैक्स रेज़ीम। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट के पास एक पर्टिकुलर प्रॉपर डाटा हो, ठीक है? प्रॉपर डाटा, उसकी एक्सेसिबिलिटी भी हो, ठीक है? क्योंकि वो इंडिया के अंदर ही है, ठीक है? इंडिया की टेरिटरी के अंडर ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को पता लग जाएगा कि कितने लोग एक पर्टिकुलर टैक्स ब्रैकेट में फ़ॉल करते हैं, उसमें से कितने लोग टैक्स दे रहे हैं। समझ रहे हो? नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ऑफ लॉज़ एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि ना आप ऐसे समझो, कभी-कभी क्या होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल डाटा जो है वो बाहर की किसी उसमें है, कंपनी में है, लेट्स से यूएसए में स्टोर्ड है, ठीक है? और यहाँ पे कुछ मैटर हो गया, कुछ इश्यू हो गया, ठीक है? तो जितनी भी ये एनफोर्समेंट एजेंसीज़ होती है ना, इनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, उस डाटा को कलेक्ट करने में, क्योंकि जो कि वो बाहर की किसी फॉरेन कंट्रीज़ में बेस्ड है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है? तो मॉनिटरिंग ऑफ लॉज़ एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसमें इश्यूज़ क्या है? सबसे पहला इश्यूज़ है, ये हमारी प्राइवेसी के अगेंस्ट है, अगेंस्ट प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी तरह का डाटा ले सकती है। ओके, नेक्स्ट क्या है? भाई साहब, अटैक को रोकना है ना, तो आपको अपने सिस्टम को इस तरह से बनाना पड़ेगा कि वो अटैक ही ना कर सके, ठीक है? मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ना अपना सिस्टम ज़्यादा एन्क्रिप्टेड बनाना पड़ेगा। रेदर देन आप इस चीज़ पे ब्लेम करें कि हमारा डाटा लीक हो गया, दैट्स व्हाई ये साइबर अटैक्स हो रहे हैं एंड ऑल दैट, ओके। नेक्स्ट है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, इसका मतलब ऐसे समझ लो कि आप ना अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हो, किनसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? फॉरेन कंपटीशन से, ठीक है? आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग इतने अगर डाटा स्ट्रिक्ट रूल बना दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंपनी आने से पहले सोचेगी इंडिया में, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बूस्ट कर जाएगी, क्लियर है? नेक्स्ट, फॉरेन बेस्ड इंडियन स्टार्टअप। अब मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंडिया के कोई बंदे हैं, उन्होंने कोई स्टार्टअप खोला है, वो भी किसी फॉरेन कंपनी मतलब फॉरेन लैंड पे, ठीक है? यानी कि यूएसए में उन्होंने कोई स्टार्टअप खोला है, तो उनका डाटा कहाँ पे स्टोर होगा? यूएसए में स्टोर होगा। आर यू गेटिंग इट? ठीक है? तो हो सकता है कल को जो दूसरी मतलब यूएसए है, वो भी कुछ इस तरह का वो कर दे, समझ रहे हो? इस तरह का कुछ लॉ बना दे। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, वो इम्पैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात, अगर आप लोग डाटा लोकलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हो, तो इंडिया में ना उसको स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, है नहीं? हमारे यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, और इवन जो एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही मतलब इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोग हर दूसरे दिन देख लेते होंगे कि यहाँ पे साइबर अटैक हुआ, वहाँ पे ये हुआ है, समझ रहे हो? ठीक है? और ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोगों ने सारा का सारा डाटा इंडिया में स्टोर कर लिया, तो यहाँ पे क्या होता है? कंसंट्रेशन, ठीक है? कंसंट्रेशन ऑफ डाटा और एक मोनोपोलाइज़ेशन, ठीक है? तो ये जो इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है,
और एक इंडिविजुअल के लिए भी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ इंपैक्ट होगी। इंपैक्ट कैसे होगी? तुम फोर्स्ड डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स को अगर अप्लाई करवा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है बिजनेसमैन को भी इंपैक्ट करेगा और कंज्यूमर को भी इंपैक्ट करेगा। इंपैक्ट ऐसे कर सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे अमेजोन कंपनी इंडिया में आई, ठीक है, अमेजोन कंपनी इंडिया में ही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स वाला चेंज। अब इनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इस डाटा को कहाँ पे स्टोर करना, लोकली इंडिया में ही स्टोर करना है, ठीक है। इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जाएगी तो क्या होगा, इनसे इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, समझ रहे हो। अब भाई साहब अगर ये प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे तो ये बिजनेस क्यों कैसे करेंगे? आर यू गेटिंग इट? ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। कंज्यूमर को कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा भाई? अगर ये कल को चली गई यहाँ से तो कंज्यूमर के पास चॉइसेस जो है, जो पहले बहुत सारी चॉइसेस है वो कम हो जाएगी, क्लियर है। और इससे एक जो मोनोपोली है वो भी आने का खतरा रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो डाटा लोकलाइजेशन से रिलेटेड यही था। अब ना इससे रिलेटेड ना एक एडिटोरियल पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जस्ट 1 मिनट, मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। जस्ट 1 मिनट। देखो, ये मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। ये द हिंदू का आर्टिकल है, ये आया था भाई 14 नवंबर 2022 को आया था ये, ठीक है। आर डाटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक था। अब इसको पढ़ते कि मोस्ट कंट्री मैंडेट डाटा क्रिएटेड विद इन देयर बाउंड्री टू रिमेन स्टोर्ड विद इन इट्स बॉर्डर सच स्ट्रिंजेंट लॉ व्हाइल अलाउइंग गवर्नमेंट एंड देयर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी टू वर्क मोर एफिशिएंटली विल रिजल्ट इन हिंड्रेंस ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड इंक्रीज द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ बिजनेस। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग डाटा को इंडिया में ही स्टोर करोगे तो मतलब कि आप अपनी ही बाउंड्री में स्टोर करोगे, उससे क्या होगा, गवर्नमेंट है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनको तो फायदा हो जाएगा, लेकिन आप लोग ग्लोबल ट्रेड को एक तरह से इम्पैक्ट करोगे और क्या करोगे, और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है बिजनेसेस का वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? ऑब्वियसली बात है, उनको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो डाटा को लोकली स्टोर कर सके इंडिया में, और इससे उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है भाई साहब, अगर प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे तो काम कैसे करेंगे, ठीक है, जिससे ग्लोबल ट्रेड भी इम्पैक्ट होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गाइस ये वाला आर्टिकल ना आप लोग खुद से पढ़ लेना, ठीक है। मैंने सब कुछ इसमें लाइक अंडरलाइन किया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ, आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल है कि यूरोपियन यूनियन का जनरल प्रोटेक्शन रेगुलेशन है ये, ठीक है, ये भी एक तरह से उनकी पॉलिसीज है डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए विद इन द बाउंड्री। अब ये वाला क्वेश्चन है यूपीएससी ने सिविल सर्विस में पूछा था 2020 में, प्रीलिम्स में, कि ये जीडीपीआर है क्या, कौन सी कंट्री का, ये यूरोपियन यूनियन का, दैट्स ऑल, ओके। तो इसको पढ़ लेना, मैं अपलोड करूंगा। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है अब, इसमें ना वे फॉरवर्ड नीचे दिया हुआ है कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए सर, और ये सब, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रिजर्वेशन। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग का रिजर्वेशन। आप पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि हिस्ट्री में कैसे क्या है रिजर्वेशन का। तो हमारे सेक्शन मतलब हमारी सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको काफी ज्यादा हिस्टोरिकल इनजस्टिस फेस करना पड़ा था, ठीक है। हमारे अगर आप लोग एंशिएंट इंडिया देखोगे या मॉडर्न इंडिया देखोगे तो उनको काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ा था, जिसकी वजह से वो लोग काफी पिछड़े रह गए, ठीक है। अब उन सेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज लेके आई। अब ये सर, ये रिजर्वेशन होता क्या है? रिजर्वेशन कुछ नहीं होता, फॉर एग्जांपल 100 सीट है, ठीक है, या कहीं पे 100 सीट है, उसमें से गवर्नमेंट एक सर्टेन प्रपोर्शन, मतलब कि फॉर एग्जांपल 20 सीट्स उन्होंने अलग से निकाल के रख दी कि भाई साहब इन 20 सीट्स को ना कोई नहीं भरेगा, सिर्फ और सिर्फ वही लोग भरेंगे जो कि बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, कौन सी बैकवर्ड क्लास? ये बैकवर्ड क्लास सोशली या एजुकेशनली, ठीक है, सोशली या एजुकेशनली। अब ये जो बैकवर्ड क्लास है इसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? इसको आइडेंटिफाई करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, जिसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग कमीशन भी बनाती रहती है और अलग अलग क्राइटेरिया भी सेट करती रहती है, क्लियर है। आई होप आप लोग को रिजर्वेशन समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं देख लेते कि रिजर्वेशन है क्या। Now, reservation is the process of facilitating people in education. Education sector में obviously बात reservation है. Scholarship jobs that were faced with historical injustice. Reservation is a form of quota based affirmative action. यानी कि ये गवर्नमेंट के ना एक तरह से कुछ पॉजिटिव एक्शंस है। जैसे मैं आप लोगों का एग्जांपल देता हूँ, अगर हम लोगों को लॉन्ग टर्म में अगर हम लोगों को लॉन्ग टर्म में इक्वेलिटी को प्रमोट करना है ना, तो इस टाइम पर रिजर्वेशन होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन रिजर्वेशन का पर्पस क्या था? रिजर्वेशन का पर्पस ये था, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, एक बंदा तो यहाँ तक पहुंचा हुआ है और एक बंदा यहाँ तक पहुंचा हुआ है। रिजर्वेशन का पर्पस ये था कि जो यहाँ पे है ना, इसको एटलीस्ट इसके बराबर लेके आना, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग टू अनइक्वल थिंग्स को
टू अनइक्वल थिंग्स को इक्वली ट्रीट करोगे ना, इक्वली ट्रीट करोगे, दैट विल फर्दर परपेचुएट इनइक्वालिटी। आर यू गेटिंग इट? मैंने क्या बोला? अगर आप लोग टू अनइक्वल थिंग्स को इक्वली ट्रीट करोगे, दैट विल फर्दर परपेचुएट इनइक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि एक बंदा तो लेट्स से यहाँ पे है, सोसाइटी में एक बंदा यहाँ पे, आप लोग इसको भी इक्वली ट्रीट करे हो, इसको भी इक्वली ट्रीट करे हो, नहीं भाई, इसको कुछ स्पेशल मेजर्स देने पड़ेंगे ताकि ये यहाँ पे पहुंच सके। समझ आया आप लोगों को मैंने क्या बोला? ठीक है, तो दैट्स वाई रिजर्वेशन दिया गया था। और स्टार्टिंग में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है ना, सबसे पहले जो बात की गई थी वो विलियम हंटर कमीशन और ज्योतिराव फूले ने की थी 1882 में। क्लियर है? और आज के इंडिया में जो रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता है ना, अगर हम उसको हिस्टोरिकली ट्रेस करेंगे तो आप लोगों को मालूम होगा 1932 में बेसिकली पहले तो क्या था, एक कॉमनल अवार्ड वो किया गया था। ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट किया गया था रैमसे मैकडोनल्ड ने। इस समय क्या बोला गया था, इसमें ये बोला गया था जितने भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, यानी कि जो दलित है, उनका सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। सर ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट कुछ नहीं होता बॉस, जैसे फॉर एग्जांपल 1909 में मुस्लिमों को मिला था, तो मुस्लिम ही सिर्फ इलेक्शन लड़ेगा और सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही उसको वोट डालेगी, इसको सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते थे। और गांधी जी इसके अगेंस्ट में थे, गांधी जी ने बोला यार ऐसे तो पूरा देश ही बट जाएगा। समझ रहे हो? तो इस सिचुएशन को सोल्व करने के लिए गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक भी की थी जरवाड़ा जेल में, आप लोगों को मालूम होगा। गांधी जी ने 3 बार हंगर स्ट्राइक की है, ठीक है, याद रखना। 3 बार की हंगर स्ट्राइक, वो सब याद करना। नाउ पुनः इसको, इस सिचुएशन से डील करने के लिए ना, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने बोला तुम सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ दो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तुम्हारी कुछ सीट रिजर्व कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 सीट्स है ना, उसमें से हम लोग कुछ सीट्स रिजर्व कर देंगे और उस सीट्स को सिर्फ और सिर्फ हरिजन ही भर सकते हैं। और हरिजन जो वर्ड है वो गांधी जी ने यूज किया था दलितों के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो आज के टाइम में भी अगर आप लोग देखोगे यही सिस्टम चलता है ना, जैसे लोकसभा है या राज्यसभा है, वहां लोकसभा में, सॉरी, लोकसभा में जो सीट है वो एस सी एस टी के लिए रिजर्व है। आर यू गेटिंग इट? एस सी एस टी के लिए सीट रिजर्व है ना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 243D वुमेन्स, पंचायती राज पे जो सीट्स है वो रिजर्व है वुमेन्स के लिए। तो यही तो चल रहा है ना आज भी। तो हमने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे तो यहाँ से कवर्ड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आप लोग ऑब्वियस सी बात है, अगर इस पे ऐसे लिख रहे हो तो प्लीज इन आर्टिकल्स को जरूर यूज करना, क्योंकि ना एक आप लोग के जो ऐसे है ना उसमें एक वेटेज बढ़ेगी। ओके, नाउ हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ 3 तरह के जस्टिस है, कौन 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 से भाई? एक तो सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है। और रिजर्वेशन देना ना वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक तरह, एक कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस का ही एक्सपेक्ट है। ठीक है, आप इनको सोशली जस्टिस दे रहे हो, क्यों दे रहे हो सोशली जस्टिस? बिकॉज ऑफ इनके साथ कुछ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, उसको अंडू करने के लिए। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। नाउ आर्टिकल 15 क्लोज 4 और 16 क्लोज 4 जो है वो बात करते हैं रिजर्वेशन की। 15 क्लोज 4 एजुकेशन में, 16 क्लोज 4 जॉब में। ओके, मतलब रिजर्वेशन देना है। अब ना इनको समझने से पहले एक बात, थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेते हैं। एक ऐसे समझो, एक चंपंकम दुराईराजन केस था 1951 में। इसमें क्या हुआ था, जो ये थे ना, इनको रिजर्व वो नहीं मिला था, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था। तो इन्होंने जाके, ये लेडीज थी, मतलब एक लड़की थी, इन्होंने जाके कोर्ट में केस कर दिया। ठीक है, कि मुझे एडमिशन नहीं दिया जा रहा। और इनको एडमिशन क्यों नहीं मिला था? क्योंकि अब ब्राह्मण से बिलोंग करती थी। अब सर इसमें इशू क्या है? इशू ये था कि कॉमनल अवार्ड आया था 1928 में, जहाँ पे ना मेडिकल सीट्स कुछ रिजर्व की गई थी, कि ब्राह्मण को इतनी होगी, बाकी कास्ट को इतनी होगी, बाकी को इतनी होगी, ऐसे करके। ठीक है, हर एक कास्ट के लिए वो थी। तो अब इन्होंने जब कोर्ट में चैलेंज किया तो इन्होंने बोला ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, जो कि 15 क्लोज 1 में, जहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता सेक्स, प्लेस, कास्ट, इनके बेसिस पे। क्लियर है? और इनको कास्ट के बेसिस पे ऑब्वियस ही बात हो रहा था। गवर्नमेंट ने अपनी ओर से ये बोला हम आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब कि वो आर्टिकल 46 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग्स में था, जैसे प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। क्योंकि इनको ऑब्वियसली बात है, उसको एडमिशन इसलिए नहीं मिला था क्योंकि जो सीट्स है वो कहीं ना कहीं जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको दी जा रही थी। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 46 को फुलफिल कर रहा था। तो कोर्ट ने बोला जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में, हमेशा डीपीएसपी प्रीवेल नहीं, मतलब डीपीएसपी जो हमेशा फंडामेंटल राइट प्रीवेल करेंगे। ठीक है, हमेशा फंडामेंटल राइट प्रीवेल करेंगे। अब गवर्नमेंट की 1951 का टाइम था, तो जो नेहरू गवर्नमेंट है वो भाई साहब पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी बना के बैठी हुई थी। अब वो बोले अब क्या करें, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 एक आर्टिकल ऐड कर दिया 15 क्लोज 4। और इसमें साफ साफ लिख दिया कि स्टेट चाहे तो एजुकेशनल, मतलब स्टेट चाहे तो ना रिजर्वेशन दे सकता है उन लोगों को जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। क्लियर है? ओके,
अब ये सारी चीज वही है, आर्टिकल 15 क्लोज 4, 16 क्लोज 4। आर्टिकल 330 332 क्या है कि SC STs को रिजर्वेशन कहाँ पे, पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। आर्टिकल 243 क्या है, SC STs को रिजर्वेशन कहाँ पे, पंचायती राज में। आर्टिकल 46 क्या है, वही प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। क्लियर है, आगे बढ़े। अब ये कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसमें जैसे MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस में बोला था कि एफिशिएंसी जो है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मतलब कि तुम रिजर्वेशन तो दे रहे हो, पर ये इंश्योर कर लेना, पता लगे कि एफिशिएंसी के साथ ही कॉम्प्रोमाइज कर दो। समझ रहे हो कि कोई ऐसा बंदा जो लाइक उस तरह की मेरिट होल्ड ही नहीं करता कि तुम उसको कुछ ऐसे दर्जे पे बैठा दो। आर यू गेटिंग इट नाउ? अब इंदिरा साने जजमेंट में क्या बोला गया कि 50% जो है मतलब 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो VP सिंह की गवर्नमेंट EWS रिजर्वेशन लेके आई थी उसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, क्योंकि वो 15% की लिमिट को ब्रीच कर रहे थे। ठीक है, और इसके साथ में गवर्नमेंट ने क्या बोला था, इसके साथ ही गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई साहब रिजर्वेशन नहीं हो, पर मतलब तुमने अपॉइंटमेंट में तो रिजर्वेशन ले लिया, मतलब तुमको जॉब मिल गई रिजर्वेशन के थ्रू, बढ़िया बात है। लेकिन प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं है। पता लगे जैसे दो बंदे, एक तो A है एक B है, जस्ट बिकॉज ए किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, SC या ST से, लेकिन बी जो है उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब सब कुछ ज्यादा है इसके पास। ठीक है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा नॉलेज है, सब कुछ है। लेकिन जस्ट बिकॉज ये SC ST से बिलोंग करता है, प्रमोशन इसको मिल गया, यानी कि ये बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया और ये बंदा अभी भी यहीं पे है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग एफिशिएंसी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उससे कॉम्प्रोमाइज करोगे। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए कोर्ट ने बोला भाई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए प्रमोशन में। फिर क्या होगा, गवर्नमेंट ने भाई साहब इसकी कोर्ट की रूलिंग को क्या कर दिया, कोर्ट की रूलिंग को तो एक तरह से पलट दिया। कैसे पलट दिया सर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके एक आर्टिकल ऐड कर दिया 16 क्लोज 4A, और ये बोल दिया रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज अलाउड, दैट्स ऑल। ठीक है, M नागराज केस हुआ था, वहां पे यही बोला गया कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव जो एफिशिएंसी है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और ये सारी चीज। आगे बढ़े अब। ओके, तो आप लोग सर इनको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इनको भी आप लोग कहीं ना कहीं, सारे यूज नहीं करने होते, कुछ ना कुछ लाइक किस वे में क्वेश्चन पूछा हुआ उसके आधार पे यूज करना। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ जाए कि 50% से ज्यादा की लिमिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 15% से ज्यादा की रिजर्वेशन में लिमिट नहीं होनी चाहिए, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इंदा साने जजमेंट यूज कर सकते हो। क्वेश्चन आ जाए कि मतलब ना रिजर्वेशन में, मतलब कि रिजर्वेशन क्या आप लोगों को वो लिखने हो, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव लिखने हो, तो वहां पे लिख सकते हो उसमें कि भाई एफिशिएंसी जो है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो जरूरी है। ठीक है, मतलब रिजर्वेशन जरूरी है लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी भी जरूरी है। ये आपका वे फॉरवर्ड बन सकता है। जब आप लोग लास्ट में कंक्लूड करो तो इसको लिख सकते हो, है नहीं, ग्रेजुएशन ठीक है लेकिन एफिशिएंसी भी जरूरी है। और कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है ये सब एफिशिएंसी, ये लिखी हुई है आर्टिकल 335 में। प्लीज एक बार जाके इसको देख लेना, आर्टिकल 335, 335 इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़े, चलो। अब आर्टिकल 340 के अंडर प्रेसिडेंट ऑब्वियस सी बात है, एक बैकवर्ड कमीशन बनाई थी 90, ये सारा का सारा आप लोगों का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग देख लेना। ठीक है, क्योंकि अभी ना ये पेपर 2 की क्लासेस है तो मैं ऑब्वियस सी बात आप लोगों को लक्ष्मीकांत तो पढ़ा हुआ नहीं, ये जरूरी थे क्यों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आंसर में यूज करने ही करने हैं। क्लियर है, और एक कोई ना कोई जुडिशियल इंटरवेंशन या कोई मतलब कि जुडिशियल केसेस यूज करना है जिस भी वे में क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने बता दिया जैसे वे फॉरवर्ड कैसे यूज कर सकते हो और ये जजमेंट वगैरह कैसे यूज कर सकते हो। आगे आ जाओ, ये मैंने थोड़े बहुत डाटा लिखे हुए, अगर आप लोगों को कुछ सब्सटेंशिएट करना हो ना तो लिख सकते हो कि जो मतलब क्या वुमन का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या नहीं, कहीं ना कहीं ये भी तो रिजर्वेशन है ना कि वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए या नहीं। ठीक है, वुमन के लिए सीट रिजर्व है, 1/3 कहाँ पे है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जाके देख लेना। ये ऐसी ऐसी चीजें है जो आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हो ना, उसको पेपर 2 में यूज करना सीखो चीजों को। आगे, नाउ इंडिया में जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है, एक तो SC ST OBC को है और एक डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि जो लोग जैसे वो डिसेबल्ड लोग है ना उनके लिए। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में 3% रिजर्वेशन दिया गया था गवर्नमेंट में भी, मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी। और EWS जो रिजर्वेशन है वो 10% दिया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018, आर्टिकल 15 और 16 को इसमें अमेंड किया था। 15 क्लोज 6 ऐड किया था, 16 क्लोज 6 ऐड किया था। ठीक है, आगे बढ़े। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अब थोड़े बहुत केसेस देख लो। पहला इनामदार वैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और दूसरा TMA पाई फाउंडेशन वैसे स्टेट ऑफ कर्नाटक। ये आपका ना आई थिंक CAPF 2012 या 13 का क्वेश्चन है। ठीक है, Now, इन केसेस में क्या बोला था कोर्ट, इन केसेस में ये बोला था कि गवर्नमेंट जो है ना वो कोटा को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, यानी कि वो इंस्टीट्यूशन जो एक तो प्राइवेट है, ऊपर से गवर्नमेंट मतलब वो फंड भी नहीं ले रहे हैं गवर्नमेंट से, वहां पे कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होगा। अब गवर्नमेंट ने
सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को, मतलब कोर्ट की ये जो महाराष्ट्र और कर्नाटक इनकी रूलिंग को टर्न करने के लिए क्या-क्या एक अमेंडमेंट लेके आए 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और यहाँ पे ये बोल दिया कि गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशन दे सकती है इनमें, ठीक है? और फिर 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया अशोक ठाकुर केस में, कोर्ट ने बोल दिया ये सही है, मतलब कि जो गवर्नमेंट ने किया ना ये सही है, ठीक है? इसको अपहेड कर दिया 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को। अब आगे, अब इसके अगेंस्ट अगर मुझे रिजर्वेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट क्या है? तो अगर आप लोग देखोगे ना, मतलब आर्गुमेंट क्या है कि रिजर्वेशन देना चाहिए पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ पे ना काफ़ी सारी लाइक बैकवर्ड सेक्शन कुछ ऐसे सोसाइटी के जिनका ना एजुकेशन मतलब उनमें ना एजुकेशन लगा लो या फिर गवर्नमेंट जॉब लगा लो, वहाँ पे बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और हिस्टोरिकल इनजस्टिस को अंडू करने के लिए, ठीक है? मतलब कि इनके साथ काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है जिसकी वज़ह से आगे नहीं बढ़ पाई है, ठीक है? मैंने बताया था ना लॉन्ग टर्म में इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, वही वाली बात। मेरिटोक्रेसी वैसे इक्वालिटी, ठीक है? भाई साहब बिना इक्वालिटी के मेरिट यूज़लेस हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल बताऊँ, 2 बंदे हैं, ठीक है? ये बंदा जो है सब कुछ अफ़ोर्ड कर सकता है, कोचिंग वग़ैरह हो गया, फीस सब कुछ अफ़ोर्ड कर सकता है। ये बंदा जो है अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। क्या तुम दोनों को इक्वली ट्रीट करोगे? तुम बोलोगे सर इसमें हमारी क्या गलती है, हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो नहीं अफ़ोर्ड कर सकता। बॉस देश ऐसे नहीं चलता, देश ऐसे नहीं चलता, सबको साथ लेके चलना होता है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ना एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। कौन-सी कॉन्शियसनेस? कलेक्टिव। नाउ नेक्स्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर तुम इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका अवसर नहीं दोगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है जो तुम्हारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, ये डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डिजास्टर में। क्योंकि इमेजिन कर लो, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं आप लोगों से पूछूं मतलब चोर डाकू वगैरह आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, ठीक है? मतलब मैं एक वो बता रहा हूँ, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, ये कुछ मतलब वो जो सोसाइटी में दिखती सी चीजें है ना, वो बता रहा हूँ। तो आप लोग बोलोगे सर ये झुग्गी झोपड़ी वगैरह होती है यहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे कौन रहते हैं? बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है? यानी कि हमारे सोसाइटी के वो तबके जो कि काफी ज्यादा बैकवर्ड है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो एक धारणा बनी हुई ना कि यही हो गया, अगर कुछ किया गलत किया तो यही हुआ। जैसा अभी एक सीरीज आई थी दिल्ली क्राइम, दिल्ली क्राइम का सीजन 2 आया था, उसमें एक ट्राइब्स होती है पर्टिकुलरली, उन्हीं को उठा लेते हैं, है नहीं? वो कच्छा बनियान गैंग समथिंग लाइक दैट। तो आर यू गेटिंग इट मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है? तो आप लोग इनको मौका दीजिए आगे आगे बढ़ने का, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा डेमोग्राफिक डिमांड है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, टू क्रिएट इक्वालिटी इन लॉन्गर टर्म, ऑब्वियस सी बात है, ये मैं समझा चुका हूँ। तो ये आर्गुमेंट होगी कि हमें रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़े। अब आर्गुमेंट अगेंस्ट क्या है? ये भाई मेरिटोक्रेसी को खत्म कर देता है एक तरह से। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल एक जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है ना, वो सेलेक्ट नहीं हो पाता, और जो एक थोड़ा-सा अनडिजर्विंग होता है वो सेलेक्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ रिजर्वेशन, क्योंकि कट ऑफ का मैटर हो जाता है। वो हुआ था ना, जैसे आप लोग ऐसे समझ लो, आप लोगों के आगे भाई साहब 108 नंबर सिविल सर्विस में, ठीक है? कट ऑफ लगी हुई है 105 पे जनरल की, और एक एससी वाला वो एससी-एसटी वाला पॉपुलेशन है, उसके नंबर कितने आगे? उसके आगे 102 नंबर। ये सेलेक्ट हो गया, आप नहीं हुए, ठीक है? क्योंकि इसकी जो कट ऑफ थी वो कितनी थी? उसकी 85 या 98 समथिंग लाइक दैट। आर यू गेटिंग इट नाउ? इंक्रीज़ इनएफिशिएंसी इंक्रीज़, ठीक है? तो यार ये ना इनएफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज़ करता है? क्योंकि देखो कहीं न कहीं ये मेरिट से ही लिंक्ड है, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी कट ऑफ भी कम थी, उसके बावजूद भी तुम एक बढ़िया पोस्ट पे बैठे हुए हो, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है कहीं न कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ना, इन एफिशिएंसी, ठीक है? और ये वायलेशन है कौन से आर्टिकल का? आर्टिकल 335, जहाँ पे बोला गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी को मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट, कंसर्न ऑफ बेनिफिट। जी रोहिणी कमीशन ने ये बोला, हमारे यहाँ पे ना 2633 जो है सेंट्रल ओबीसीज़ है, जिसमें से ना अगर हम लोग देखोगे सिर्फ 980 980 जो कास्ट है ना उनका ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि जो फ़ायदा उठा रही है ना, वो बाकी कास्ट उठा रही है, लेकिन 980 जो है ना, बिल्कुल ही ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ओबीसी के अंडर भी कुछ ऐसी कास्ट है, मतलब देखो ओबीसी के अंडर 2 तरह की क्लासिफिकेशन है, एक तो क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। अब नॉन क्रीमी लेयर के अंदर भी कुछ ऐसी तरह की क्लासिफिकेशन है, जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है और जो थोड़े से अपवर्ड है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये बेनिफिट ले चुके हैं कास्ट का, मतलब रिजर्वेशन का। लेकिन ये लोग बिल्कुल ही बैकवर्ड है, इनका ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन है। समझ रहे हो? तो इस जिसके लिए हम रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आए थे जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट करने के लिए, वो तो अभी भी बैकवर्ड है ना बॉस। उनको तो मालूम ही नहीं ना। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे बढ़े? आगे क्लास विद इन ए कास्ट, ये तो आप लोगों को दिखती सी बात है, क्लास विद इन ए कास्ट। फॉर एग्जांपल आप लोग एससी पॉपुलेशन से बिलॉन्ग करते हो, ठीक है? एससी पॉपुलेशन के अंदर भी ना क्लास बनी हुई है। कैसी क्लास है? रिच क्लास और पुअर क्लास, ठीक है? फॉर एग्जांपल किसी के घर में एक गैजेटेड ऑफिसर है और किसी के घर में कुछ मतलब बिल्कुल ही उनको ना उनकी थिंकिंग ही है कि यार एजुकेशन से क्या ही हो जाएगा,
ठीक है, एक हेल्पिंग हैंड चाहिए हमें तो घर पे, समझ रहे हो। जितने ज्यादा बच्चे हो गए उतने ज्यादा मतलब काम करने के लिए लोग हो गए, उतना कमा के लाएंगे, ये वाली इनकी धारणा है, और इनका रिप्रेजेंटेशन भी जीरो है। आर यू गेटिंग इट? तो एक रिच क्लास पुअर क्लास भी एग्जिस्ट करती है विद इन ए कास्ट। तो जो हमने रिजर्वेशन दिया था ना, रिजर्वेशन की वजह से भाई साहब एक क्लास क्रिएट हो गई कास्ट के अंदर ही। नेक्स्ट, किलिंग कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट बाय प्रोलॉन्गिंग इट। स्टार्टिंग में जब ये रिजर्वेशन आया था ना, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मानना था ना, वो ये नहीं था कि इसको हम लॉन्गर टर्म के लिए ही एक्सटेंड करते रहेंगे, ठीक है। उन्होंने स्टार्टिंग में इसलिए दिया था ये सब, ताकि जो सेक्शन मतलब हो सकता है 10 साल में जो सोसाइटी के सेक्शन वो इक्वल आ जाए, उसके बाद इस रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा। अभी मैं आप लोगों को एक एडिटोरियल दिखाता हूँ, उसमें एक बढ़िया बात बोली गई है, देखो। ये वैसे टॉपिक खत्म हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट, बस थैंक यू, जय हिंद। मैं ना एक बार आप लोगों को एडिटोरियल दिखा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये रहा, ठीक है, इसको पढ़ देते हैं अभी। इसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, उनकी कुछ थिंग्स है, जैसे ये आप लोग काफी अच्छा इंट्रोडक्शन अगर आप लोग यूज करना चाहे तो, एट द एंड ऑफ 75 years of our independence we need to revisit the system of reservation in the larger interest of the society as a whole as a step forward toward transformative constitutionalism। ये जस्टिस त्रिवेदी ने बोला है, ठीक है, कि हमें जो आजादी के 75 साल बाद हमें रिविजिट करना पड़ेगा रिजर्वेशन सिस्टम में, अगर हमको लार्जर सोसाइटी के इंटरेस्ट की बात करनी है तो, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद इन्होंने बोला कि सी पॉइंटेड आउट दैट द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ द पीपल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वुड सीज 80 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप लोग ना इसका एग्जांपल दे सकते हो कि अभी रिसेंटली ना एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है, उनका रिजर्वेशन हम लोगों ने खत्म कर दिया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के, क्योंकि जिस पर्पज के लिए लाया गया था वो पर्पज शायद फुलफिल हो गया हो, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो आप लोग इसका एग्जांपल दे सकते हो कि जब पर्पज फुलफिल हो जाए हमें ऐसे ही खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, ये देखो कि आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट कुड बी अ वे फॉरवर्ड लीडिंग टू इगैलिटेरियन सोसाइटी, कास्टलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है। तो ये देख लेना। नेक्स्ट, मैं दिखा देता हूँ जस्ट मिनट, ये वाला देखो, लास्ट वाला। Justice S. Ravindran Bhatt reminded Baba Saheb Ambedkar's observation that reservation should be seen as a temporary, यानी कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, एंड एक्सेप्शनल और एल्स दे वुड ईट अप द रूल ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। यानी कि अगर तुम इसको ना हर साल ऐसे कंटिन्यू करते रहोगे ना, तो ऑब्वियसली बात है, ये जो प्रोलोंगिंग करके तुम इसको प्रोलोंग करके जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है उसको तुम वायलेट कर रहे हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या स्पिरिट है, इक्वालिटी की, उसको तुम वायलेट कर रहे हो, यू गेटिंग इट, ठीक है। तो गाइस आप लोग ये पढ़ लेना, और ये काफी अच्छे अच्छे इसमें ना कोट्स है, आप इनको आंसर में यूज कर सकते हैं, जैसे रिजर्वेशन इज नॉट एन एंड बट ए मींस टू सिक्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, रिजर्वेशन शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम ए वेस्टेड इंटरेस्ट, रियल सॉल्यूशन हाउएवर एलिमिनेटिंग, ये सारी चीजें पढ़ लेना, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। और आप इसकी पीडीएफ ना मैं लाइक स्टडी फंडा के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अपलोड कर दूंगा, दोनों एडिटोरियल। आप एडिटोरियल पढ़ने की आदत डालो बॉस, ठीक है। जब तक एडिटोरियल नहीं पढ़ोगे ना तब तक लिखना नहीं आएगा, कंटेंट तो आ जाएगा, लिखना नहीं आएगा, ओके। सो चलो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।